सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आइए आज बात करते हैं छंद, गीत, नवगीत इत्यादि के लेखन के सबसे पहले चरण मात्रा गणना की। अभी कुछ दिनों परसों जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इसमें इसी चैनल पर दोहे वाला, उसमें मात्रा गणना और शब्द संयोजन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा एक वीडियो सेपरेट रूप से ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मात्रा गणना और शब्द संयोजन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया जाए। दोस्तों, मात्रा अगर ग्रामर हिंदी व्याकरण के हिसाब से देखें तो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है ना, आदि क, ख, ग, का, खा, रा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो हम इन वर्णों का जो जब उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है उसी को मात्रा कहा जाता है। लेकिन आप इसको साधारण भाषा में समझें तो ये एक माप है, तौल है। जैसे आप देखते हैं ना, दर्जी कपड़े को मीटर में नापता है, तो अगर किसी के लिए उसको निकर या हाफ पैंट बनानी है तो उसको एक समथिंग इतना मीटर, जिसे 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, या मतलब एक अंदाज में बता रहा हूँ कि उसको अगर निकर बनानी है तो उसे मीटर की एक खास मात्रा चाहिए। किसी के लिए फुल पैंट बनानी है तो उसको और ज़्यादा मीटर कपड़ा चाहिए। शर्ट बनानी है तो उसकी एक अलग माप है। किसी के लिए घाघरा सिलना है तो उसकी एक अलग मीटर की माप है। तो उसका एक अपना तौल है। उसी तरह से अगर हम खाना पीना या इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, खाद्य सामग्रियां बनाते हैं, 2 आदमी के लिए बनाना है तो इतना किलो आटा लगेगा, 3 आदमी के लिए खाना बनाना है तो इतना किलो आटा लगेगा। उसी हिसाब से ये जो मात्रा है ना, छंद में कितने शब्द होंगे उसकी एक तौल है। दोहा छंद लिखना है तो उसमें 13-11 के हिसाब से हर पंक्ति 24 मात्रा की होती है। टोटल दोहा छंद 48 मात्रा का होता है। बरवै छंद लिखना है तो उसमें 12 और 7 यानी टोटल 19 मात्रा की एक पंक्ति होती है, और 19 दूनी 38 मात्रा का पूरा बरवै छंद होता है। तो इसी तरह से हम मात्रा को समझ सकते हैं। अब जो मैंने बताया अभी कि वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। तो क, ख, ग, का, खा, गा, इस तरह से मात्राएं 2 प्रकार की मानी जाती है। एक होती हिंदी में एक लघु मात्रा, दूसरी होती है दीर्घ। ऊपर जो मैंने लिखा है ना, क, ख, ग, ये सब लघु मात्रिक हैं। ये सभी जो हैं लघु मात्रिक। का, खा, रा, ये सब दीर्घ मात्रा वाले हैं। अलग अलग मैंने साइन। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें अ ध्वनि है। इन सभी में अ ध्वनि इसमें शामिल है। क में भी अ है, ख में भी अ है, ग में भी अ है। ये सभी लघु मात्रिक हो गए। का में आ है, खा में आ है, रा में आ है, तो ये सभी दीर्घ मात्रा वाले हो गए। इसको थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं। इसका बेस तो मैंने आपको बताया है पहले भी। अगर हम जब बात करते हैं लघु मात्रिक वर्ण की, तो इतना ध्यान रखिए कि व्यंजन, स्वर और व्यंजन जो हम जानते हैं ना, व्यंजनों की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों के आधार पर ही उनमें मात्रा का निर्धारण होता है। अ, ई, उ, छोटा वाला उ, और री, ये जो स्वर है ना, ये स्वयं भी लघु होते हैं, और इनसे युक्त कोई भी व्यंजन लघु मात्रिक कहलाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क में अ है तो ये भी लघु मात्रिक। और हाँ, लघु मात्रिक को 1 से हम डिनोट करते हैं। उसका अगर संख्यात्मक मान उसका हम पूछें तो 1 होता है। क का भी मात्रात्मक भार 1 है, ख
ख का भी मात्रात्मक भार एक है, और ये सभी लघु मात्रिक वर्ण हों क्योंकि इनमें अ ध्वनि है। इसी तरह अगर ये छोटी ई की मात्रा लग जाए, ये भी लघु मात्रिक हो गया। छोटी ऊ की मात्रा अगर लग जाए तो भी ये लघु मात्रिक हो गया। री जुट जाए, कृपा, क्री है ना, ये भी लघु मात्रिक हो गया। तो यही आपका लघु मात्रा का ये सिद्धांत है। अगर अब बात करते हैं दीर्घ मात्रिक, ठीक है, दीर्घ मात्रिक वर्ण कौन होते हैं? दीर्घ मात्रिक वर्ण आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। इन स्वरों से, ये स्वर खुद भी गुरु हैं, गुरु हैं, दीर्घ मात्रिक हैं। दीर्घ मात्रिक को हम गुरु मात्रिक भी कह सकते हैं। ये स्वयं भी दीर्घ मात्रिक हैं ये स्वर, और इनसे जो व्यंजन युक्त हो जाएगा वो भी दीर्घ मात्रिक हो जाएगा। जैसे का, इसको हम 2 से डिनोट करते हैं, 2 से भी, या फिर एक गुरु मात्रिक का ना साइन ऐसे भी है। अगर कहीं ऐसा साइन आपको बना दिखे, समझ लीजिए कि वो वर्ण गुरु मात्रिक है, और अगर ऐसा साइन बना आपको दिखे तो वो लघु मात्रिक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया का। बड़ा ऊ, मान लीजिए हमने लिखा कु, ये भी 2 दीर्घ मात्रिक हो गया। ई यानी की, ये भी 2 मात्रिक लघु दीर्घ मात्रिक हो गई। ए, के, ये भी दीर्घ मात्रिक। ऐ में कै, ये भी 2 मात्रिक। ओ, को, तो ये मैं क से समझा रहा हूँ, किसी भी वर्ण पर, किसी भी व्यंजन पर चढ़ सकता है। ख पर भी चढ़ेगा, ग पर भी आएगा, आगे पता चल जाएगा इसका और स्पष्ट। को, ये भी हो गया आपका दीर्घ मात्रिक। औ, कौ, कौआ वाला, ये भी हो गया आपका दीर्घ मात्रिक। तो इस तरह से हम दीर्घ मात्रिक स्वरों का दीर्घ मात्रिक वर्णों का निर्धारण करते हैं। अब देखिए इनका शब्दों में प्रयोग कैसे होगा। शब्दों में हम इनको कैसे प्रयोग करेंगे। आपके सामने एक शब्द आया कमल, पूछा गया इसका मात्रिक भार बताइए। कमल, क में भी अ है, 1 मात्रिक, लघु, ये भी लघु है। म में भी अ है, कोई दीर्घ दीर्घ स्वर वाला व्यंजन इसमें नहीं है, ये भी 1 हो गया। ल भी इन्हीं दोनों की तरह लघु, 1 2 3, कमल का मात्रिक भार हो गया 3। आपके पास शब्द आया कौआ, कौआ का औ मैंने अभी बताया दीर्घ मात्रिक होता है, तो ये 2। आ, ये खुद ही दीर्घ मात्रिक होता है, ये भी 2। कौआ, 2 और 2 इसका 4, यानी कौआ का मात्रिक भार हो गया 4। राजा, रा, आ है, ये भी 2। जा में भी आ है, ये भी 2, राजा भी 4। सरिता, सरिता, स में अध्वनि इसलिए ये लघु मात्रिक। र में छोटी ई की मात्रा, ये भी लघु मात्रिक। ता में आ यानी ये दीर्घ मात्रिक, तो ये 2, 1 1 2, टोटल कितना हुआ? 1 1 2 और 2 4। सरिता का मात्रिक भार हो गया 4। आसान है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। इसमें कुछ और नियम है, पहले इसको मैं क्लियर कर दूं आपके सामने। गौरव, मेरा नाम भी गौरव ही है। ग में अ यानी 2, ये दीर्घ है। र में ए अ यानी लघु है 1। व में भी
अ है यानी ये भी लघु हुआ, ये भी एक गौरव, यानी टोटल 2 1 3 1 4। गौरव का मात्रिक भार हो गया 4। यहां तक बिल्कुल समझ गए। अब देखिए इसका आगे का फंडा क्या है। इसका आगे का आप देखिए आप। हाँ, मैं इसमें कुछ और नियम आपको बता दे रहा हूँ। लघु स्वरों से तो आप समझ गए सीधे। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा ना कि वो जो पंचमाक्षर प्रयोग से बचने के लिए हम जो बिंदी ऊपर किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं, तो वो बिंदी लग जाने से वो वर्ण गुरु हो जाता है। जैसे अगर आपने लिखा पंत, पंत ऐसे लिखा ना, पंत को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, पंत लिखा जाता है ना। तो ये जो पंचमाक्षर है, तवर्ग का ये जो पंचमाक्षर है न, क्योंकि तवर्ग का ही तो ये पंचमाक्षर है, तो इसको जो कभी टाइपिंग में अगर दिक्कत होती है, कीबोर्ड में सुविधा नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए, आधा न लिखने से बचने के लिए ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है। तो वैसी परिस्थिति में जब बिंदु लग जाएगा तब ये पन जो है ना, इसको हम 2 मानेंगे, गुरु मात्रिक मानेंगे, दीर्घ मात्रिक माने, गुरु मात्रिक माने, जो कहिए, ये दीर्घ मात्रा में आएगा। तो 1 मात्रा में रह जाएगा। तो पंत का टोटल मात्रिक भार कितना हो गया? 3। ओह, गलत लिख दिया मैंने, 3 ऐसे हो, ये हो गया 3। इसी तरह से जब हम लिखते हैं जंबो, जब हमने लिखा जंबो, अनिल कुंबले जी का नाम था, मतलब है, तो जंबो को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में जम, और यहाँ भी जो बिंदु, यहाँ का भी जम 2 माना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, और ये जम जैसे मैंने यहाँ बताया ये भी 2, और बो, इसमें भी ओ है, तो ये भी 2 ही है। तो जम्बो का टोटल मात्रिक भार कितना हो गया? 2 2 4, ये 2 1 3 था। अब ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार पंचमाक्षर ही आए, हर शब्द ऐसा नहीं बनता है ना कि हर बार पंचमाक्षर ही आए। तो वैसी परिस्थिति में उसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार। जैसे हमने लिखा हंस, अब यहाँ तो कोई पंचमाक्षर नहीं आया, हंस को हम इस तरह से तो लिख नहीं सकते हैं, अशुद्ध हो जाएगा, ये तो अशुद्ध हो जाएगा। तो हंस इसी तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पंचमाक्षर है, तो ये अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार आने की स्थिति में भी वर्ण दीर्घ मात्रिक मान लिया जाता है, और ये स जो है ये अध्वनि होने के कारण 1 है। तो हंस का टोटल मात्रिक भार कितना हो गया? 2 और 1 3, जुटता है, गुना मत कर दीजिएगा आप लोग। 2 और 1 3 हो गया, इस तरह से। इसके अलावा जो एक और कुछ और बातें इसमें हैं, विसर्ग लगने की स्थिति में वर्ण गुरु मान लिया जाता है। जैसे हमने लिखा अतः, अतः, अतः लिखा ना, तो अ तो लघु मात्रिक है, सही है, त में विसर्ग लग गया तो ये दीर्घ मात्रिक हो गया, गुरु मात्रिक हो गया। अतः का कुल मात्रिक भार कितना हो गया? 1 + 2 3, इस तरह से। इसके अलावा वो जो रेफ लगती है ना, रेफ, ये जैसे कर्म, तो कर्म का ये जो रेफ है ये अपने पहले वाले अक्षर पर चढ़ जाता है, यानी इस रेफ और इस क को जोड़ के हम इस क को दीर्घ मात्रिक मान लेंगे, म हमारा लघु मात्रिक रह जाएगा। तो ये कर्म का मात्रिक भार कितना आ गया? 3 हो गया ना, 3। इस तरह से ये 3 मान लिया जाता है। अनुनासिक या चंद्र बिंदु जब लगता है ना, तो अगर ये चंद्र बिंदु लघु वर्ण के ऊपर लगेगा तो वो लघु का लघु रह जाएगा,
दीर्घ वर्ण के ऊपर लगेगा तो वो दीर्घ का दीर्घ रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिखा हंस, लाफ वाला है, हंसते हैं ना जब हम, वो वाला। हाँ, ये लघु मात्रिक है क्योंकि इसमें अध्वनि है और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लघु का लघु ही रहेगा। स में भी सेम बात, नहीं, यहाँ तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं है ना। स में भी वही काम करना है, स में अध्वनि लगी हुई है तो ये भी लघु रह गया, तो हंस का मात्रिक भार हो गया 2। बिल्कुल आसान है। अब आप अच्छा एक चीज और, जो संयुक्त अक्षर, जैसे हम कहते हैं सत्तू, बिहार का बहुत लोकप्रिय खाद्य है सत्तू, तो स आधा त और उ, तो जो आधा त आया ना वो स पर चढ़ जाएगा, इसलिए स और आधा त एक साथ और तू अलग, सत्तू। तो सत 2 हो गया, ये दीर्घ हो जाता है, आधा त अपने लघु वर्ण पर चढ़कर उसको दीर्घ बना देता है, और तू में बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो ये हो गया, पहले से ही लघु, ये बड़ा है, तो सत्तू का कुल मात्रिक भार हो गया आपको 2 + 2 4। अगर ऐसा हो कि उस आधे अक्षर से पहले कोई जो वर्ण आ रहा है वो दीर्घ मात्रिक है, जैसे हमने लिखा आस्था, आ पहले से ही गुरु मात्रिक है और उसमें स भी चढ़ रहा है, तो अब इसको 3 नहीं मान लेना है, ये 2 का 2 ही रह जाएगा। आ और आधा स मिल के 2 रहेगा, और था अलग से, इसको हम 2 मानेंगे क्योंकि इसमें आ की ध्वनि लगी हुई है। दोनों को जोड़ दीजिए, आस्था का कुल मात्रिक भार हो गया 4। बिल्कुल क्लियर जा रहा है। ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है, लगता है मात्रा संयोजन के लिए, ये मात्रा गणना में बता रहा हूँ ना, मात्रा संयोजन के लिए मुझे अगला वीडियो डालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो डालूंगा और देखने में आप लोग बोर होने लगेंगे। तो अब देखिए, इतना बताने का उद्देश्य क्या हुआ? इतना बताने का उद्देश्य ये हुआ, अगर आपको अब कह दिया जाए कि चौपाई छंद लिखो, आप जानते हैं चौपाई 16-16 मात्रा की पंक्तियां होती है, या चौपाई पूरी न लिखने को कह के आपको कह दिया जाए कि चौपाई की एक पंक्ति ही लिख दीजिए, एक पंक्ति लिखिए, मेरा भारत सबसे प्यारा, देश से अपने प्यार सभी को होना चाहिए, यही राष्ट्रवाद होता है। अब देखिए कितना, ये 16 मात्राओं की पंक्ति बन गई ना, इसीलिए मात्रा गणना सीखी जाती है। और ये जो लय है, इसमें जो आप लय देख रहे हैं वो कैसे आती है, ये आपको तब और ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं मात्रा संयोजन वाला वीडियो डालूंगा। अब इसका मैं आपको मात्राएं गिनकर बता देता हूँ। म में ए लगा हुआ है, ये दीर्घ मात्रिक है, इसलिए म में भी दीर्घ मात्रिक हो गया। रा में आ की मात्रा लगी हुई है, ये भी दीर्घ मात्रिक। भा में आ लगा हुआ है, ये भी दीर्घ। र में अ है, त में अ है, स में अ है, ब में अ है, से में 2 है। प्या, जब संयुक्ताक्षर आगे आ जाए ना, बिल्कुल वर्ड के आगे आ जाए तो उसको नहीं गिनते हैं। जिस शब्द पर लगा है उस शब्द में जैसा स्वर लगा हुआ है उस स्वर के हिसाब से उसकी मात्रा का निर्धारण होगा। तो यहाँ य में आ लगा हुआ है, आ दीर्घ मात्रिक है, तो ये या भी दीर्घ मात्रिक होगा और 2 गिनेंगे। रा में भी आ लगा हुआ है, ये भी 2 हो गया, जोड़ दीजिए, 2 2 4, ये भाग नहीं लग रहा है, मैं टोटल जोड़ के बता रहा हूँ। 2 1 2 1 3 और 1, ये भी 4, 1 1 2 2 4, 2 और 2 4, 4 का, अब टोटल मात्रा कितनी हो गई? 4 4 8 4 12 और 4 16। 16 पंक्ति का बिल्कुल सही चौपाई छंद की एक पंक्ति यहाँ पर आपको आ गई। ऐसे ही आपको करना है, और जब मैं शब्द संयोजन वाला वीडियो डालूंगा ना, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है।
20 मिनट हो चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है, आपने अंत तक देखा, यहाँ तक धैर्य रखकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम लोग अभ्यास करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।